कहानी की शुरुआत होती है और हमें रूस की एक प्रिजन वैन को दिखाया जाता है जिसमें बैठे हुए कुछ कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। रास्ते में इस वैन को फ्यूल भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर रोक दिया जाता है और साथ ही कैदियों को भी हल्का होने की इजाजत दे दी जाती है। फ्यूल भरवाने के बाद जब ऑफिसर कैदियों को नंबर वाइज वैन में बैठाता है तभी हम वॉशरूम के बैक साइड में देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर केविन को, जिसके बाद इन सभी कैदियों को जेल में ले जाकर के सेल में बंद कर दिया जाता है। अब अगले दिन जब केविन एक्सरसाइज कर रहा था तो जेल के कुछ खतरनाक कैदी केविन के पास आकर के उसे परेशान करने लगते हैं। तब केविन धोबी गार्ड के कपड़ों की तरह उनकी धुलाई कर देता है। इस मारपीट के बाद उसे जेल के हेड सेमेलियन के पास ले जाया जाता है जो पहले से ही केविन को जानता था। सेमेलियन केविन से कहता है कि जल्द ही ये जेल तुझे सुधार देगी। तभी केविन जमीन पर शेर का सर रख देता है। ये देखकर के केविन गुस्से में कहता है कि तुम्हें शिकार करना शोभा नहीं देता, कहीं कोई एक दिन तुम्हारा शिकार न कर ले। ये सुनकर के सेमेलियन हमला कर देता है केविन पर। तब केविन शेर के दांत से सेमेलियन पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जेल की पुलिस से बचते बचाते हुए छत पर पहुंच जाता है। इसके बाद ना तो उस पर पुलिस की किसी रोक टोक का असर होता है और न ही गोलियों का। बड़ी फुर्ती से केविन जेल की दीवारों को लांग करके दूसरी साइड आ जाता है जहाँ इसका दोस्त हेलीकॉप्टर लिए खड़ा था। वो केविन को उसमें बैठा करके यहाँ से बहुत दूर ले जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दरअसल केविन असली कैदी नहीं था बल्कि वो एक लापता हुए कैदी की जगह यहाँ पर आया था और सेमेलियन का काम तमाम करके यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब यहाँ से कहानी 12 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम केविन और उसके छोटे भाई दिमित्री को स्कूल में देखते हैं। इनके फादर निकोलाई ने लेने के लिए आते हैं और इन्हें लंदन से न्यूयॉर्क ले जाते हैं। रास्ते में निकोलाई ने बताते हैं कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। दरअसल वो काफी टाइम से मेंटली अनस्टेबल थी, इसलिए उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। लेकिन केविन इसका जिम्मेदार अपने बाप निकोलाई को ही मानता है क्योंकि निकोलाई ने अपने बिजनेस से ज्यादा अगर अपनी फैमिली पर ध्यान दिया होता तो आज इनकी मदर इनके साथ होती। हालांकि निकोलाई से भगवान की मर्जी बताता है, साथ ही ने बताता है कि आज मैं तुम दोनों को शिकार पर ले जाने वाला हूँ। इसके बाद हम कैलेप्सो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नानी के साथ बैठी हुई थी। कैलेप्सो अपनी नानी की तरह टेरो कार्ड रीडर बनना चाहती थी। इसके लिए उसकी नानी उसे 3 कार्ड और एक कांच की बोतल देती है जिसमें एक जादुई नुस्खा था जिसके जरिए से किसी के भी जख्म भर सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी बचाई जा सकती थी। ये नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था जो अब कैलेप्सो के पास आ गया था। उधर जंगल में हम निकोलाई को देखते हैं जिसे आज शेर न मिलने की वजह से वो एक हिरन का शिकार कर लेता है क्योंकि निकोलाई एक शिकारी था और उसका यही काम था। आज रात ये लोग जंगल में ही टेंट लगा कर के रहते हैं। यहाँ पर दिमित्री अपने भाई केविन को मिमिक्री करके दिखाता है। दिमित्री के पास ये पावर थी कि वो किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता था। ये देख कर के केविन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जैसे ही सुबह होती है ये लोग फिर से शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर एक शिकारी आता है जिसका नाम था एलेक्सी। वो निकोलाई से पार्टनरशिप करने के लिए कहता है लेकिन फेमस शिकारी निकोलाई इसके साथ काम करने से मना कर देता है और उसकी बेइज्जती करके उसे यहाँ से भगा देता है। इसी बीच हम दिमित्री और केविन को देखते हैं जो जंगल में बहुत दूर निकल चुके थे। तभी अचानक से इनके सामने एक शेर आ जाता है। तब केविन अपने भाई को बचाने के लिए जैसे ही शेर के सामने आकर के गन पॉइंट करता है तभी अचानक से वो शेर हमला कर देता है उस पर। अपने बच्चों की चीखने की आवाजों को सुनकर के निकोलाई आ जाता है और शेर पर 3-4 गोलियां मार करके उसे जख्मी कर देता है। लेकिन शेर यहाँ से जाते हुए केविन को भी ले जाता है अपने साथ। उधर कैलेप्सो भी अपने पेरेंट्स के साथ शिकार करने के लिए आई हुई थी। जब वो केविन को जख्मी हालत में देखती है तो उसके पास पहुंच जाती है और वही नुस्खा उसके जख्मों पर लगा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नुस्खे के साथ साथ शेर के खून की एक बूंद भी केविन की बॉडी में चली गई है जिससे केविन के अंदर शेर के जैसी ताकत आ गई थी। डॉक्टर्स भी केविन की हालत को देखकर के हार मान जाते हैं लेकिन तभी अचानक से केविन उठ जाता है। नुस्खे और शेर के खून की बूंद की वजह से वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इसके बाद निकोलाई अपने बेटे को ले जाता है घर पर। तब हम दीवार पर उसी शेर के सर को लगा हुआ देखते हैं जिसने केविन पर हमला किया था। निकोलाई केविन से कहते हैं कि पढ़ाई छोड़कर के तुम भी शिकारी बन जाओ, लेकिन केविन बेजुबान जानवरों को मार कर के पैसा नहीं कमाना चाहता था, इसलिए वो फैसला करता है
है घर छोड़ करके जाने का। फिर जब रात को वो चुपके से भागने की कोशिश करता है तभी अचानक से दिमित्री उसके सामने आ जाता है। दिमित्री केविन से कहता है कि माँ भी छोड़ करके चली गई, डैड भी मेरी कोई इज्जत नहीं करते और अब तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। केविन कहता है कि मैं जानवरों का शिकार नहीं करना चाहता, अगर मैं यहाँ रहा तो डैड मुझे शिकारी बना देंगे। इतना कहने के बाद केविन रूस जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी रास्ते में इसे कुछ बाइसन्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर के केविन की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन तभी एक बाइसन्स केविन के सामने खड़ा हो जाता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसे केविन की आंखों में एक राजा दिखाई दे रहा था। अब केविन किसी तरह से बाइसन से बचकर के उस घर में जाता है जहाँ वो अपनी माँ और भाई दिमित्री के साथ बचपन में टाइम स्पेंड किया करता था। रात को जब केविन को भूख लगती है तो वो मजबूरी में निकल पड़ता है शिकार करने के लिए। यहाँ पर हमें केविन की असली ताकत देखने को मिलती है। अब वो एक नॉर्मल इंसान की बजाय एक बहुत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया था। तभी अचानक से केविन को दूर एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये पेड़ पर चढ़ करके देखता है तो इसे पता चलता है कि दो शिकारी बाइसन्स का शिकार कर रहे हैं। ये देख कर के केविन फौरन उनके पास जाता है और कहता है कि तुमने जितने भी बाइसन्स का शिकार किया है, अगर तुम चुपचाप यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर के वो शिकारी हंसने लगते हैं और केविन पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन केविन बड़ी बेरहमी से उन्हें मार करके बैठा देता है नासा के रॉकेट में। अब कहानी वापस से आती है प्रेजेंट में, जहां केविन जेल से भागकर के वापस अपने बचपन वाले घर में आ गया था। यहाँ पर उसे कुछ शिकारियों की आवाज सुनाई देती है, तब वो फिर से निकल पड़ता है जानवरों को बचाने के लिए। शिकारी बाइसन्स के सींगों को काट करके गाड़ी में डाल करके ले जा रहे थे। तभी केविन आ जाता है उनके सामने, लेकिन वो गाड़ी को नहीं रोकते और आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन केविन भी गाड़ी पर चढ़ जाता है और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन एक शिकारी अपनी जान बचा कर के आ जाता है अपने ऑफिस में। तभी वो देखता है कि केविन तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। केविन जब हंटर ग्रुप्स की बुक को चेक करता है तो उसमें उसे इस आदमी का नाम नजर नहीं आता, लेकिन जब वो ठीक से चेक करता है तभी उसका नाम नजर आ जाता है। तब केविन इस आदमी को भी बना देता है दूसरी दुनिया का मुसाफिर। अब इसी हंटर बुक को केविन अपना मिशन बना लेता है ताकि सारे शिकारियों को मार करके वो जंगल के जानवरों को बचा सके। उधर हम कैलेप्सो को देखते हैं जो अपनी माँ के फ्यूनरल में बहुत ज्यादा दुखी थी। जब वो यहाँ से जाने लगती है तभी केविन उसके पास आता है और उसे वही टेरो कार्ड और कांच की बोतल दिखाता है और बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। यहाँ कैलेप्सो के पास भी हंटर की लिस्ट आ चुकी थी, इसलिए वो इस मिशन में केविन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों प्लानिंग बनाने लगते हैं उन हंटर्स को मारने की। उधर हम एलेक्सी को देखते हैं जिसे उसका आदमी आकर के बताता है कि केविन नाम का एक आदमी शिकारियों को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बनाता जा रहा है, इसलिए जल्द ही हमें कुछ करना होगा। लेकिन इस बात को सुनकर के एलेक्सी जरा भी परेशान नहीं होता और चला जाता है अपनी दुश्मन गैंग से मिलने के लिए और उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा लीडर तो केविन के हाथों से मारा गया, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ। एलेक्सी की इस बात को कुछ लोग तो मान लेते हैं, लेकिन जो मना करते हैं एलेक्सी उन्हें मारने के लिए अपना असली रूप दिखाता है। दरअसल एलेक्सी की बॉडी में कुछ ऐसी बायोमैकेनिकल ट्यूब लगी थी जिसकी वजह से ये अपने इंसानी रूप में रहता था, लेकिन ट्यूब को निकालते ही वो एक गेंडे का रूप ले लेता है। एक खतरनाक गेंडे के रूप में देखकर के बाकी लोग भी इसे अपना बॉस मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज दिमित्री का बर्थडे था, इसलिए एक पार्टी भी रखी गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और दिमित्री अपने आप को बचाने के लिए एक टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि निकोलाई उनका डटकर के मुकाबला कर रहा था। वो दिमित्री के बुज़दिल होने की वजह से उस पर खूब गुस्सा भी करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूस की जेल को देखते हैं, जहाँ पर एक खतरनाक शिकारी घुस आया था। ये हिप्नोटाइज करके एक अफसर का काम तमाम कर देता है, फिर निकल पड़ता है केविन को मारने के लिए। इधर केविन दिमित्री को बर्थडे विश करने के लिए घर पर आ गया था। जब ये दोनों भाई डिनर कर रहे थे तभी निकोलाई आकर के केविन को बिजनेस संभालने के लिए कहता है, लेकिन केविन साहब मना कर देता है। फिर ये तीनों मिलकर के पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह केविन जब दिमित्री के रूम में जाता है तो दिमित्री वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे। केविन काफी दूर तक उनका पीछा करता है,
लेकिन वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ कर के निकल जाते हैं। अब केविन मदद लेने के लिए कैलिप्सो के पास जाता है, तब वो भी राजी हो जाती है उसकी मदद करने के लिए। उन गुंडों में एक टर्किश आदमी भी था जिसकी खोज में केविन लग जाता है। वो अपने डेड के पास आकर के उनसे $20 मिलियन मांगता है, क्योंकि यही दिमित्री को बचाने की कीमत थी। लेकिन निकोलाई पैसे देने से साफ मना कर देता है। हालांकि उन गुंडों ने दिमित्री की एक उंगली भी काट करके भेजी थी, लेकिन फिर भी निकोलाई उनके सामने नहीं झुकता। अब गुस्सा होकर के केविन निकल पड़ता है अपने भाई को ढूंढने के लिए, जिसमें कैलिप्सो भी उसकी मदद करती है। और ये दोनों एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो उन्हें उस टर्किश आदमी की लोकेशन बता देता है। केविन फौरन पहुंच जाता है उस लोकेशन पर और एक एक करके उन गुंडों का काम तमाम कर देता है। फिर उस टर्किश आदमी के पास पहुँच कर के दिमित्री के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो एलेक्सी के पास है। उधर हम एलेक्सी को देखते हैं जो दिमित्री से कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा भाई केविन तुम्हारे डेड को ऊपर पहुंचाने वाला है और इसके बदले में मैं तुम्हें एक खास ताकत भी दे सकता हूं। ये सुनकर के दिमित्री भी सोच में पड़ जाता है। वही केविन एलेक्सी का पता लगाने के बाद कैलिप्सो के साथ अपने घर जाता है और तैयारी करने लगता है एलेक्सी को मारने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि केविन ने कुछ खास तरह के हथियार बना रखे थे। तभी एलेक्सी के आदमी आ जाते हैं केविन को मारने के लिए, क्योंकि दिमित्री ने एलेक्सी को उसकी लोकेशन बता दी थी। जंगल के जानवर भी केविन को बचाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज की पावर रखने वाला क्रिस्टोफर केविन को अपने जाल में फंसा लेता है। अब वो केविन को मौत के घाट उतारने ही वाला था, लेकिन तभी कैलिप्सो उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देती है। उधर एलेक्सी यही सोच कर के खुश हो रहा था कि अब तक उसके आदमियों ने केविन का काम तमाम कर दिया होगा। तभी बाइसंस का एक झुंड बढ़ने लगता है एलेक्सी की तरफ। अब वो उनसे मुकाबला करने के लिए गेंडे का रूप ले लेता है। तभी यहाँ पर केविन भी आ जाता है और इन दोनों के बीच में हो जाती है जबरदस्त WWE की फाइट। इसी बीच केविन एक रोड से हमला कर देता है एलेक्सी पर और फिर बाइसंस को इसके ऊपर चढ़ा कर के काम तमाम करवा देता है इसका। तभी दिमित्री भी आ जाता है यहाँ पर। आखिर में केविन सबसे बड़े शिकारी को मारने के लिए जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका बाप निकोलाई था। केविन अपने हाथों से अपने बाप को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो एक भालू से उसको मरवा देता है। इसके बाद जब दिमित्री का बर्थडे आता है तब वो केविन से कहता है कि मैं डेड के बिजनेस को आगे लेकर के जाऊंगा। ये सुनकर के केविन भी शॉक्ड हो जाता है। फिर दिमित्री केविन के रूप में आकर के सबको उससे दूर रहने के लिए धमकाता है, क्योंकि उसमें आवाज बदलने का पावर तो था ही, लेकिन एलेक्सी ने उसे रूप बदलने की भी ताकत दे दी थी। अब दिमित्री फैसला करता है अपने शिकार के खेल को शुरू करने का। तभी केविन को अपने डेड की दी हुई जैकेट और एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम जानते हो कि तुम्हें किसका शिकार करना है। और केविन का अगला दुश्मन था दिमित्री। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी क्रावेन द हंटर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।